तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं पूरी पॉवर्टी जो टॉपिक है आप लोगों को एक जैसे आप लोगों के गांव में तालाब होता होगा ना, पूरे तालाब के एग्जाम्पल को लेके मैं आप लोगों को पूरी पॉवर्टी समझा दूंगा। ट्रस्ट में पूरे वीडियो को देखिए, लास्ट तक आप लोग देखिए, आप लोग को जरूर फायदा होगा। ठीक है, तो चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन विच ईयर यूएनओ एडॉप्टेड ए डिफिनीशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पॉवर्टी गरीबी जो है, गरीबी होती क्या है? तो भाई जो बेसिक नेसेसिटी जो होती है किसी एक अच्छे जीवन को व्यतीत करने के लिए, मतलब कि जैसे कि कपड़ा, घर, मकान, एक इंसान के पास होना चाहिए, जो वो चीजें नहीं होती है ना बेसिक नेसेसिटी, उसी को गरीब बोल देते हैं। बस अभी के लिए इतना याद रखो, आगे कोई पॉवर्टी का क्वेश्चन आएगा तो वहां हम लोग समझ लेंगे कि पॉवर्टी क्या है। अभी समझो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है। तो यूएनओ के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया, ये पूछा गया क्वेश्चन, 2017 में पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन 1995 यूएनओ ने अडॉप्टेड ए डिफिनीशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का डिफिनीशन यूएनओ ने अडॉप्ट किया था 1995 में। इसे याद रखो, अगर आता है रिपीट होता है तो इसे कर लेना। अब हम वैल्यू एडिशन करते हैं। वैल्यू एडिशन कैसे होगा, तो पहले हम लोग समझ लें कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है। इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर डिप्रीविएशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड। बेसिक ह्यूमन नीड क्या हो सकते हैं, जरूरतें क्या हो सकती हैं बेसिक ह्यूमन नीड, इंक्लूडिंग फूड, भाई खाने का हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, स्वच्छ जल हो पीने का, सैनिटेशन साफ सफाई हो उस एरिया में, हेल्थ की सर्विसेज हो वहाँ पे, शेल्टर हो, एजुकेशन हो और इंफॉर्मेशन हो। सो इट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इनकम बट ऑल्सो ऑन एक्सेस टू सर्विसेज। ये इस बात पे सिर्फ जो गरीबी है इस बात पे सिर्फ बात नहीं होती है कि सिर्फ पैसा कितना है, बल्कि वहां पे बात होती है कि वेलबींग, वहां के जो लोग रहते हैं उनके पास सर्विसेज कौन कौन सी पहुंचती हैं। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड बैंक अडॉप्टेड, अभी ये तो नया आ चुका है तो इसे अभी देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये अपडेटेड जो भी इंटरनेशनल पॉवर्टी है ना, ये अपडेट हो चुका है। तो अभी इतना याद रखो कि 2021 के आधार पर नई पॉवर्टी लाइन है, स्ट्रीम इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, कि $3 है पर डे। अगर इससे कम कोई भी इंसान खर्च कर रहा है तो वो गरीब समझा जाएगा। ये इंटरनेशनल एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है, $3 किसके 2021 के बेसिस पे इसे सेट किया गया है। पहले और कम था, पहले 2.8 था, अभी 3 हो गया है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ये अभी यहाँ पे क्लियर करके चलते हैं। तो गरीबी दो प्रकार की होती है, एक एब्सोल्यूट, एक रिलेटिव। ठीक है, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होता है, दो प्रकार की होती है पॉवर्टी, गरीबी दो प्रकार की है। एक है हमारी एब्सोल्यूट और एक है रिलेटिव। ओके, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो है जब व्यक्ति न्यूनतम जीवन स्तर, जैसे भोजन, कपड़ा, आवास, मतलब भोजन, कपड़े, घर भी पूरा ना कर सके, मतलब कि इतने बेसिक चीजें भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसे हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, रिलेटिव क्या होता है? जब किसी समाज में कुछ लोगों की आय, जीवन स्तर दूसरे के साथ तुलना की जाए। जैसे कि मान लो मेरी आय 100 रुपए है, अब आप लोग हमसे तुलना करते हैं कि मेरा आय तो 120 रुपए है, तो भाई हम तो सर से 20 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं, तो हम रिलेटिवली सर से ज्यादा अमीर हैं। इसे बोलते हैं रिलेटिव, किसी के रिलेशन में गरीबी, तो उसे रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। बस नया देखो, आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज बीन यूज्ड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया। कौन से मेथड यूज किए जाते हैं पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए? तो हेड काउंट रेशियो क्या होता है, ठीक है, देखेंगे ये बाद में हम लोग समझेंगे। तो नेशनल इनकम का क्या काम है यहाँ पे, अगर इसको एलिमिनेट कर देते तो ये तो ऑप्शन हम लोग इजीली एलिमिनेट कर ले जाते हैं। अभी इसको देख लेते हैं। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? तो एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, ठीक है, कंजम्पशन मतलब खाने पीने की चीज पे जो खर्चा किया जाए। अगर कंजम्पशन मतलब जो चीज हम लोग खाते हैं, तो कंजम्पशन मतलब खाने पीने पे, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो क्या हो गया, खाने पीने पे जो खर्चा होता है। हाउस होल्ड, एक परिवार जो खाने पीने पे खर्चा करता है उसे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। आज भी प्रेजेंट टाइम में भी इसी मेथड को हम लोग यूज करते हैं, कंजम्पशन मेथड को। क्यों, ये हम लोग समझ लेंगे। इनकम क्यों नहीं यूज करते हैं ये भी हम लोग आगे देखेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा समझ लेंगे। पहले अभी तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन में जो आ गया है। ठीक है, सो ये मेथड यूज की जाती है पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए। हाउस होल्ड, एक घर, एक परिवार महीने में पर डे कितना पैसा खर्चा कर रहा है अपने कंजम्पशन पे, उससे हम लोग निर्धारित कर लेते हैं कि वो गरीब है कि नहीं गरीब है। ठीक है, The current methodology of poverty estimation is based on recommendation of expert group Tendulkar committee and which was constituted in 2005 और इसने रिपोर्ट सबमिट किया था 2009 में। एक्सपेंडिचर ऑन फूड,
is a main subset of household consumption expenditure beside the spending on health and education. And the methodology recommendation head count ratio is population portion. अब head count ratio आ गया तो इसे समझ लो ये क्या होता है head count ratio. head count ratio मान लो जैसे मैंने बोला था तालाब, तो तालाब बना ले एक, ये हो गया तालाब, ठीक है, ये हम लोगों का तालाब है, यहाँ पे कुछ मछलियाँ हैं, ठीक है, बहुत गंदा आर्ट मैंने बनाया लेकिन फिर भी मान लो ये मछलियाँ हैं। अब देखो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये तालाब का जो बॉर्डर है, मतलब यहाँ से जो फिर ऊपर ये जो तालाब को एक इसका जो लेयर है, ये जो है, ये जो मछलियाँ इसके नीचे हैं, मतलब कि मान लो एक हम लोग निर्धारित कर दें कि 44 रुपया पर डे से जो कम स्पेंड कर रहा है वो इसके नीचे है। तो जितने भी मछलियाँ इसके नीचे पाई जाएंगी इन्हीं को बोल देते हैं हेड काउंट रेशियो। तो इसे पॉवर्टी लाइन बोलते हैं हम लोग, अगर वैसे बोलोगे उस वैसे लैंग्वेज में कि इसे क्या बोलेंगे, तो इकोनॉमिक्स के नॉलेज इसको पॉवर्टी लाइन बोला जाता है, ठीक है, जो कि 47 रुपीज़ अर्बन एरिया में है। ये इसका रिकमेंडेशन रंगराजन कमेटी के द्वारा दिया गया था, तो ये इतना याद रखो। और हेड काउंट रेशियो समझ में आ गया। कैलोरी इनटेक मतलब कितना कैलोरी एक इंसान को जरूरत होता है, तो ये तीनों मेथोडोलॉजी यूज की जाती है पॉवर्टी कैलकुलेट करने के लिए। ये हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द बेसिक्स ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेट इन इंडिया इज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं भी यही एक क्लियर कर दूं क्यों इसको यूज करते हैं, अभी इसमें दिया भी है, ठीक है। पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया हैज बीन, पॉवर्टी लाइन समझ लो क्या है, ठीक है। पॉवर्टी व्यक्ति की स्थिति एक होती है, गरीबी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, एक व्यक्ति गरीब है कि नहीं है, ये है। तो व्यक्ति की स्थिति क्या है, लाइन मतलब निर्धारित करेगा वो, वह सीमा, पॉवर्टी लाइन ऐसी सीमा जिसके नीचे रहने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है। मान लो कि पॉवर्टी लाइन ये है, पॉवर्टी लाइन ये है, तो इसके नीचे जितने भी लोग रहेंगे इन्हें गरीब माना जाएगा, ठीक है। अगर बेसिक जैसे कि मान लो कि एक हम लोग मान लेते हैं कि ये लाइन है 1500 रुपया पर डे जितने लोग खर्च कर रहे हैं, इससे कम 1500 पर डे से कम जितने भी लोग खर्चा करेंगे उन्हें हम लोग गरीब मानेंगे। तो ये हो गई हमारी पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया हैज बीन बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भारत में ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे बेस्ड है, नॉट ऑन द इनकम लेवल। आपके जो आप एक दिन में जितना चीज कंज्यूम खरीदते हैं, मान लो बाजार में गए नमकीन खरीदे 5 रुपए का, 5 का बिस्किट खरीदे, तो आप कंजम्पशन पे, खाने पीने की सामानों पे जितना कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इसमें सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं आती है, इसमें एजुकेशन, सैनिटेशन, ये सब चीज़ें, नॉन फूड आइटम भी आते हैं जो बेसिक जीवन के लिए जरूरी है, जैसे क्लोथ, कपड़ा, मकान, वो भी आते हैं, ठीक है। लेकिन इनकम, आप कितना पैसा कमाते हैं, क्यों इसको, इसकी बात नहीं की जाती है, क्यों इसको यूज नहीं किया जाता है पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए, पॉवर्टी कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट इन असेसिंग द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, डेली वेज लेबर्स, लार्ज fluctuation in income due to seasonal factors, additional side income as well as data collection difficulties। ठीक है, बेसिक समझो कि भाई इनकम इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कि आप दिन भर में कितना पैसा खर्चा किए, तो आप इजीली बता दोगे भाई मैंने 100 रुपये खर्चा किया, 20 रुपये का मोमोज खाया, 10 रुपये का समोसा खाया, ऐसे आप बता दोगे। लेकिन मैं वहीं आपसे पूछूं कि आपकी इनकम कितनी है, हो सकता है आपका इनकम जीरो हो, नहीं बताओगे, शर्म की वजह से या कोई भी चीज़ हो, किसी, या हो सकता है कोई ज़्यादा कमा रहा है, वो नहीं बताना चाहता है कि 1 करोड़ रुपये आपकी इनकम है, नहीं बताना चाह रहे हो किसी को कि सब लोग जान जाएंगे, तो इसलिए इनकम को जल्दी कोई रिवील नहीं करता है, लेकिन कंजम्पशन को इजीली रिवील किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए भारत में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन मेथड को यूज किया जाता है। यही क्वेश्चन था, ये समझ गए होगे, याद रखना, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटिव, बहुत बार रिपीट हुए, ठीक है, बहुत ज्यादा। अभी आप लोग खुद ही देख लोगे। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एस्टिमेट इन इंडिया आर बेस्ड ऑन, तो एनएसएसओ की जो डाटा होती है उसी के बेस पे होता है, और ये तो हम लोग जानते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे ही होता है, जो सर्वे करती है उसी के बेसिस पे हम लोग पॉवर्टी एस्टिमेट करते हैं। बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग, फिफ्थ क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज, ऑप्शन देखो, इनकम है नहीं, इनकम तो अभी हम लोग बात किए हैं, सेविंग डाटा है बिल्कुल नहीं, इन्वेस्टमेंट डाटा है बिल्कुल नहीं, कंजम्पशन बिल्कुल सही, ये हम लोग अभी देख भी लिए हैं, ये इस एग्जाम में आया था, तो ये फिर से रिपीट हो सकता है। पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे होता है, इसको तो बता करके तुरंत आंसर लगना चाहिए इस पे, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे होता है। द मेथोडोलॉजी फॉलोड फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन बाय यूजिंग सिस्टम 1 एंड एसएसओ डाटा इन 2024 एंड 5, ओनली जहां पे भी स्ट्रीम वर्ड है वो मोस्टली गलत ही होता है, तो इसे गलत ही मानना। ये झारखंड पीसीएस का पेपर का क्वेश्चन है। तो बोथ यूआरएम मतलब यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड और मिक्स्ड रिकॉल मेथड, मिक्स्ड रिकॉल मतलब हर 7 दिन में पूछेंगे भैया आपका कंजम्पशन कितना था थोड़ा बताइए, फिर हर मंथली पूछ लेंगे, हर 6 मंथ पे पूछ लेंगे। और यूनिफॉर्म मतलब कि बस एक बार या यूनिफॉर्मली आपको आके बस पूछे और वही हो गया। सो द फर्स्ट वन
फ्रॉम द कंजम्पशन डाटा 30 डे रिकॉल पीरियड, ठीक है, ऐसे फिर 1 साल पे आपको रिकॉल कर सकते हैं ये लोग। विच मैथड इज नॉट टू डिसाइड पॉवर्टी लाइन। 8वां क्वेश्चन देखो, कौन सा मेथड नहीं है पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने का। लिटरेसी, यार ये कहाँ पे है, हाँ ये कंजम्पशन मेथड तो बिल्कुल है, सॉरी ये तो बिल्कुल है। कैलोरी इन फूड बिल्कुल है। एवरेज पर कैपिटा इनकम सही हो सकता है, एवरेज की बात की जा रही तो हाँ पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट किए रहते हैं अधिक। वैसे अगर पूछोगे तो वर्ल्ड बैंक ऐसे ही करता है, जब इंटरनेशनल वो निकालते हैं तो सारे देश का वो पॉवर्टी एवरेज पॉवर्टी पर कैपिटा इनकम ही लेता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिटरेसी नहीं है यहाँ पे, लिटरेसी नहीं होती है। Which of the following committee recommended a poverty line based on nutritional requirement? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की जब भी बात आएगी तो अलग कमेटी याद रख लो, क्योंकि ये एक बार और रिपीट हुआ है, अलग कमेटी ही यूज करती है इसका, ठीक है। और देखते हैं अलग कमेटी के बारे में थोड़ा देख लें। सो द टास्क फोर्स कंस्टिट्यूटेड बाय प्लानिंग कमीशन इन 1977 एंड फॉर द पर्पस ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन, पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए इसे बनाया गया। और ये रिपोर्ट अपना 1979 में सबमिट की। रिपोर्ट याद रखना क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो अलग कमेटी 1979 में अपना रिपोर्ट सबमिट करती है। और फॉर द रूरल एंड अर्बन एरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट रिलेटेड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। रूरल और अर्बन एरिया के लिए अलग अलग कर देता है, ठीक है, कि भाई रूरल के लिए अलग कंजम्पशन पैटर्न होगा और अर्बन के लिए अलग होगा। किसके बेसिस पे? न्यूट्रिशन बेसिस पे। क्या बनाया था? तो भाई रूरल एरिया के लिए हमको 2400 कैलोरी चाहिए और अर्बन एरिया के लिए 2100 कैलोरी होनी चाहिए। ये अलग कमीशन की रिकमेंडेशन था। और इसी को इसके बाद जो कमीशन बनती है, जो कि लकड़ा वाला कमीशन बनती है, ये यही कैलोरी एक्सपेंडिचर वो भी फॉलो करती है, ठीक है। लकड़ा वाला ये बनती है 1993 के आसपास। अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन हाउ मेनी एवरेज डेली कैलोरी पर पर्सन डिफाइन द पॉवर्टी लाइन इन अर्बन एरिया। तो अभी तो हम लोग देखे हैं 2100 होना चाहिए, ठीक है। ये अलग कमीशन द्वारा बताया गया था, 1979 में इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर कैपिटा कैलोरी इनटेक हैज बीन रिकमेंडेड टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरिया। रूरल एरिया के लिए 2400 है। फिर वही बात कि अलग कमीशन ने इसे रिकमेंड किया था 1979 में, ठीक है। 12वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पॉवर्टी इन इंडिया हैज बीन डिफाइंड इन टर्म ऑफ कैलोरी इनटेक, बिल्कुल। और ऑप्शन देख लो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, नहीं, डायरेक्टली नहीं। इनकम ऑफ द फैमिली, नहीं। एक्सपेंडिचर हम लोग फॉलो करते हैं। नंबर ऑफ मेंबर इन द फैमिली, बिल्कुल नहीं। कैलोरी इनटेक पे, या तो कैलोरी इनटेक पे या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे होता है, ठीक है गाइस। ये हो गया। 13वां क्वेश्चन देखो। पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन इंडिया आर क्लासिफाइड एज सच बेस्ड ऑन वेदर दे आर इंटाइटल्ड टू ए मिनिमम प्रिस्क्राइब फूड बास्केट। ये फर्स्ट है। ये क्या बात की गई है? क्योंकि पॉवर्टी लाइन डिसाइड जो तालाब था, वो तालाब एक बास्केट है। इसमें कमिटीज बताती हैं कि इतना बेसिक चीज तो आदमी को अनिवार्य है खाने पीने का। अगर इतना है तभी उसे माना जाएगा कि पर डे वो 1500 रुपया खर्च पर मंथ कर लेता है 1500 रुपया, तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। तो वही इसी को बोलते हैं फूड बास्केट है, मिनिमम प्रिस्क्राइब फूड बास्केट। तो जो पॉवर्टी लाइन इंडिया में है वो सच बेस्ड ऑन द वेदर एक मिनिमम प्रिस्क्राइब फूड बास्केट पे डिसाइड की जाती है। 14वां क्वेश्चन देखो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी टू सेट ए न्यू स्टैंडर्ड फॉर एस्टिमेशन पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये कौन थी? तो तेंदुलकर कमेटी थे वो। अब आगे देखो। तो ये अपना रिपोर्ट कब सबमिट की है? 2009 में। तेंदुलकर कमेटी। अलग कमेटी हम लोग देखे थे, अलग कमेटी कब सबमिट की थी रिपोर्ट अपना? 1979 में। कब बनाई गई थी? 1977 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, ठीक है। तो ये है तेंदुलकर कमेटी। अब आगे बढ़ते हैं। क्या इसने बोला है यहाँ पे देख लो। फॉर रूरल सेकेंडली इंस्टेड ऑफ टू सेपरेट पॉवर्टी लाइन बास्केट फॉर रूरल एंड पॉवर्टी। जैसे अलग कमेटी ने क्या बोला था कि अलग अलग पॉवर्टी लाइन होंगे, रूरल और अर्बन। सो इट रिकमेंडेड ए यूनिफॉर्म ऑल इंडिया पीएलबी अक्रॉस रूरल एंड रूरल अर्बन इंडिया। जैसे अलग कमेटी 1979 में अपना रिपोर्ट दी थी, उसने बोला कि भाई रूरल और अर्बन के लिए अलग अलग, रूरल के लिए अलग और अर्बन के लिए अलग अलग होना चाहिए पॉवर्टी लाइन। तो तेंदुलकर ने बोला कि नहीं भाई, इसमें एक यूनिफॉर्म ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन बास्केट बना दो और वो सबके लिए हो। थर्डली इट रिकमेंडेड यूजिंग मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड बेस्ड एस्टिमेशन एंड अपोज द यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। एक ही रेफरेंस पीरियड नहीं, बल्कि एक बार एक हफ्ते में पूछ लो, एक मंथ में पूछ लो और एक साल में पूछ लो, ठीक है। ऐसे रेफरेंस पीरियड होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हाँ, इसने जो भी था, ठीक है। एक अर्बन के लिए इसने तेंदुलकर ने बोला 32 रुपये और गांव के लिए 26 रुपये इसने रखा था पर डे। अगर कोई इतना खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा, अगर इससे कम कोई खर्च करता है तो उसे गरीब मानते हैं। सो इन ए गिवन ईयर इन इंडिया ऑब्वियसली पॉवर्टी लाइन्स आर हाइयर इन सम स्टेट देन इन अदर बिकॉज प्राइस लेवल जो है एक बास्केट की, इस बास्केट मतलब सेब, अनार, केला, एक कपड़ा और रहने के लिए थोड़ा पैसा वैसा कि कहीं घर पे रह सकते हो, ये बास्केट बनाया गया। तो हर स्टेट में ये बास्केट की हर कहीं उत्तर प्रदेश में अगर आज चौसा आम 90 रुपये किलो है तो हो सकता है बिहार में वो 100 रुपये किलो हो। तो हर स्टेट में अलग अलग वेरी करेगा ना इस बास्केट का कीमत। तो वही प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, सही है। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी
computed the new poverty line for rural and urban area and state based on uniform poverty line consumption basket। हाँ, ये भी याद रखना, तेंदुलकर कमेटी वो कमेटी है जिसने स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन का बात किया था कि स्टेट वाइज हर स्टेट में अलग अलग पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट में प्रोडक्ट की कीमत अलग अलग होती है, कहीं पे सेब सस्ता है तो कहीं पे वही सेब महंगा है। तो ये बात लॉजिकली भी है, तो तेंदुलकर कमेटी ने बोला था। अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा तेंदुलकर कमेटी ने कब अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, तुरंत आंसर बताओ। 2009 में। अलग कमेटी कब की थी? 1979 में। वेरी गुड, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द पॉवर्टी लाइन। इस पे देखो, फर्स्ट ऑप्शन 42 पर कैप्टा पर डे इन अर्बन एरिया, ठीक है। 26 पर कैप्टा पर डे इन रूरल एरिया, अच्छा। 32 रुपये पर कैप्टा पर डे इन अर्बन एरिया, और 32 रुपये तेंदुलकर कमेटी की बात कर रही है। और तेंदुलकर कमेटी अभी हम लोग देखे थे, गांव में 26 रुपये की बात करता है और शहरों में 32 रुपये की बात करता है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। वही चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं, तो याद रखो तेंदुलकर कमेटी ने गाँव में 26 बोला है और ये तेंदुलकर कमेटी का है। तेंदुलकर कमेटी रूरल एरिया में और शहर में इसने 32 रुपये बोले हैं। वहीं रंगराजन कमेटी की अगर हम लोग बात करें, रंगराजन कमेटी 2014 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, तो इसकी बात करें तो शहरों में इसने रूरल एरिया में इसने 32 रुपया बोला है और शहरों में इसने 47 रुपीज़ बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 17th क्वेश्चन हम लोग देखें तो विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पॉवर्टी एस्टिमेशन बेस्ड ऑन द 68th राउंड ऑफ एनएसएसओ। तो डायरेक्टली डी होगा इसका आंसर। 33% पॉपुलेशन इंडिया वाज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है जो इसके द्वारा दिया गया था। ये अभी फिर पूछेगा नहीं, क्योंकि 2011 का इसका रिपोर्ट था, तो अभी वो जो पूछेगा अभी तो रिसेंट एग्जाम में पूछेगा, तो ये नहीं आएगा, मतलब नहीं आप पूछना चाहिए। हाँ, तो देखो अभी रंगराजन ने हमने ऊपर देखा था ना, तो 32 रुपये पर डे रूरल में होना चाहिए, 47 होना चाहिए शहरों में, ये रंगराजन कमेटी का रिकमेंडेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व क्या मेजर करती है? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। थोड़ा इसके बारे में पढ़ लें। तो लॉरेंज कर्व क्या है? इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि एक चार्ट बना के बताएगा कि भाई कितनी इनइक्वालिटी है कहीं, सॉरी है कहीं, ठीक है। तो मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किससे मेजर किया था? लॉरेंज कर्व पे। अभी हम लोगों ने अभी ये देखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े तो द आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी। कल्चरल पॉवर्टी की बात किसने की थी? ये यूपीपीसीएस में ही क्वेश्चन आया था 2020 में। तो आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी ये बात की है ऑस्कर लेविस ने। ये याद रखो, ऑस्कर लेविस ने कल्चरल पॉवर्टी की बात की। द कंसेप्ट ऑफ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी इज रिलेटेड टू नर्कस। ये बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो इकोनॉमिक प्रोफेसर थे रागनर नर्केस इन हिज बुक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इसमें इन्होंने विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी की बात की है। ये होता क्या है? तो एक डिमांड साइड होगा, एक सप्लाई साइड। देख लो, लो लेवल ऑफ इनकम। अगर आपका इनकम लो है तो लोग आप कंजम्पशन खाना पीना भी कम खाएंगे, और खाना पीना भी कम खाएंगे ही, उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम करेंगे, तो आपके पास कैपिटल बहुत कम बनेगा, जमीन जायदाद ये सब कम खरीद पाएंगे। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, और प्रोडक्टिविटी अब कम होगी तो इनकम फिर आप कम जनरेट करेंगे। ये ऐसे एक विशियस साइकिल चलता रहता है, ठीक है। अब 23rd क्वेश्चन देख लो। तो साइक्लिक पुअर आर दो। साइक्लिक पुअर कौन है? हु ऑलवेज रिमेन पुअर? नहीं। हु कंटिन्यूअसली सफल बिटवीन बीइंग पुअर एंड नॉन पुअर? नहीं। सी हु मोस्टली रिमेन नॉन पुअर बट समटाइम दे बिकम पुअर? बिल्कुल सही, यही है। साइक्लिक पॉवर्टी रिफर टू पॉवर्टी दैट मे बी वाइड स्प्रेड थ्रू आउट ए पॉपुलेशन बट द ऑकरेंस इटसेल्फ इज ऑफ लिमिटेड ड्यूरेशन। वही बात कि कभी वो मोस्टली टाइम नॉन पुअर रहता है, बट सम टाइम वो पुअर बन जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं साइक्लिक पुअर। साइक्लिक पुअर कौन होता है ये याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज होता है। मोस्टली नॉन पुअर होता है, लेकिन कभी कभी सम टाइम ये बन जाता है पुअर। आगे बढ़ते हैं, 24th क्वेश्चन देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन इसको बनाता है, नीति आयोग द्वारा, ठीक है। यूपीपीसीएस में आ चुका है ये, तो अभी इसे याद रखना। कौन बनाता है? नीति आयोग। Which among the following in India is the nodal agency for estimation of poverty at the national and state level? प्लानिंग कमीशन अभी बात की है हमने, 2014 में भी पूछा था, रिपीट किया गया है 4 साल बाद, 4 साल बाद क्वेश्चन। Which of the following committee is related to the estimation of poverty in India? देख लेते हैं। विजय पहले कर, नहीं, 5 ही कमेटी है, 5 ही कमेटी है। अगर हम लोग बात कर लें 5 कमेटी की, तो एक तो हम लोग अभी सबसे पहली कमेटी क्या है? सबसे पहली कमेटी अगर हम लोग बात करेंगे तो एक मिनट, फर्स्ट कमेटी जो, हाँ, दानदेकर, सही है, दानदेकर नाथ कमेटी है, ठीक है। सेकंड कमेटी, इसे नोट कर लो, अलग कमेटी है, हम इसको देख भी चुके हैं। थर्ड कमेटी क्या है? अलग कमेटी के बाद क्या आती है? लकड़ा वाला कमेटी, लकड़ा वाला। फोर्थ कमेटी क्या है? तेंदुलकर। और फिफ्थ है रंगराजन। ये कब इसने अपना कब रिपोर्ट सबमिट किया था? 1971, 1979, 1990,
तेंदुलकर कमेटी 1993, लकड़ा वाला 1993, तेंदुलकर 2009 और इसने 2014। यही 5 कमेटी आपको याद रखना है, यही 5 कमेटी हैं। तो इसमें देख लेते हैं, तेंदुलकर है, लकड़ा वाला, ये नहीं है, ये नहीं है, इसलिए इसमें आंसर नहीं दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेशन यूज फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? लकड़ा वाला है, डट कमीशन कोई नहीं है, तो बिल्कुल बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज सेट अप इन इंडिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल फैमिलीज? बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज कहाँ हैं? अर्बन एरिया में कितनी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं? इनको रिकमेंडेशन मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो ये हसीमा कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। द प्लानिंग कंस्टिट्यूटेड एक्सपर्ट ग्रुप इन 2010 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर SR हसीमा फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड इन अर्बन एरिया। अब यहीं पे रिकॉल करो, ये जो सक्सेना कमेटी है ना, ये बीपीएल फैमिलीज आइडेंटिफाई करने के लिए सेटअप की गई थी, लेकिन ये रूरल एरिया में सेटअप की। ये क्वेश्चन नहीं आया है और मुझे लगता है ये कभी ना कभी यूपीपीसी से पूछेगा जरूर, ठीक है, कि यही चीज बीपीएल फैमिलीज को आइडेंटिफाई करने के लिए रूरल एरिया में क्या किया गया था, कौन सी कमेटी सेटअप की गई थी? वो सक्सेना कमेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, देयर इज ए नीड टू कंसिडर द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन एज एन आइडेंटिकल ग्रुप। सही बात है, हाँ बिल्कुल नीड है। और इट फैसिलिएट, बिकॉज इट फैसिलिएट, ऐसे कभी भी क्वेश्चन है ऐसे रीजन के बाद तो यहाँ के बाद बिकॉज लगा के नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा करो, मेजरली आपको आंसर मिल जाएगा। तो इट फैसिलिएट टारगेटिंग ऑफ द प्रोग्राम एजेंसीज, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसा रीजन, इन इंडिया बोथ रिच एंड पुअर आर माल नरिश्ड, ये कैसे हो सकता है? रिच एंड पुअर आर माल नरिश्ड, ठीक है, बिकॉज रिच ईट रॉन्ग डाइट एंड पुअर ईट पुअर डाइट्स। इसका आंसर क्या है? लेट्स सी, ए सही बात है, इसमें बोला है दोनों में। In India, both rich and poor are malnourished. Poor have limited alternative to obtain the nutrition in their diet often and lack both quality and quantity, while rich are used to take over consumption or unhealthy food. तो जो भाई अमीर हैं वो या तो ओवर कंजम्पशन ज़्यादा खा लेते हैं या तो फिर अनहेल्दी खाते हैं। तो दोनों ही इसमें स्टेटमेंट सही है, इसमें याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए। और जो तेंदुलकर कमेटी पे आ गई, ठीक है, तेंदुलकर कमेटी फिर से मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से कि इसने अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया था बताओ? तो ये 2009 में। इस पर क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने पूछ रहा हूँ ये। हाँ, तो इसका आंसर क्या है? कमिटी एस्टिमेट दैट इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इज, कितने परसेंटेज लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं? तेंदुलकर कमेटी ने कितना बोला? 37.2 लोग परसेंटेज लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ठीक है। 32nd क्वेश्चन, एस्टिमेट द पॉवर्टी ऑफ पर्संस बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 2011 एंड 12 बाय तेंदुलकर कमेटी यूजिंग द मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड इन इंडिया इज, कितना है? वो है 21.9%, ठीक। ये इस पे हम लोग रिकॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये डायरेक्टली फैक्ट है, ठीक है। सो next question, according to the data released by the planning commission in April 2011, poverty in India in 2009 and 10 has declined to 30%. Poverty in India 5 years ago was stated to be 37.2%. According to the release by planning commission in April 2011, poverty in India has declined to 30%. What percentage of people in India live below the poverty line? तो 27.5% लोग रहते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, प्लानिंग कमीशन फॉर 2004 एंड 5, प्लानिंग कमीशन 2004 के 5 के हिसाब से 27.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल एस्टिमेट, द परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिविंग द बिलो द पॉवर्टी लाइन इज अबाउट, ठीक है, कितना है? इज अबाउट 26%। 11th 5-year plan aims to reduce the poverty ratio by what percentage by the year of 2012? कितने परसेंटेज से कम करना चाहता था? 10% से। तो जो 11th 5-year प्लान था वो इतने, अभी ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन क्योंकि ये देखो 12 में रिपोर्ट इसने दिया होगा तो 13 में क्वेश्चन पूछ लिया। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2005, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया अर्निंग लेस देन $2 पर डे इज 80%। हाँ ये तो सही है। ये देखो अभी रिपोर्ट आया था 2005 में, तो 2004 के आसपास इसमें कुछ हुआ होगा, तो इसने क्वेश्चन पूछा है 2004 में, पता नहीं भाई। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट 2003 एस्टिमेट ऑफ FAO, इंडिया कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड हंग्री पॉपुलेशन इज 30%। व्हाट इज द इंडेक्स, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? अभी ये तो 2019 का है, अभी ये काम का नहीं है, अभी जो नया होगा उसको आप लोग याद रखना। 41st क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंडिकेटर यूज्ड बाय IFPRI टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ये है सी, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये तीनों हैं इसमें, ये देख लो।
तो इसमें देखने वाली चीज़ है अंडर नरिशमेंट क्या होता है कि भाई उतना खाना पीना नहीं पाते हैं, कितने शेयर ऑफ पॉपुलेशन है जिसको अच्छे से खाना नहीं मिल पाता है, उतनी कैलोरी इनटेक उनकी पूरी नहीं हो पाती है, ये अंडर नरिशमेंट। चाइल्ड वेस्टिंग, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु आर वेस्टेड दैट इज हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट, अपने हाइट के अनुसार उनकी वेट कम है तो उसे चाइल्ड वास्टिंग बोलते हैं। चाइल्ड स्टंटिंग, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु आर स्टंटेड दैट इज हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन, child mortality rate or the rate of children under the age of 5, sorry, partially reflecting the total mix of inadequate nutrition and unhealthy environment. Next question, among which one of the following set of a socio-religious group as per the government statistics for the 90s, so be a tribal in Bihar, Odisha, Madhya Pradesh and Maharashtra. Next question देखते हैं, according to the survey conducted by the National Council of Applied Economics and Research database recently, which state in India has the highest percentage of population below the poverty line is Bihar. Bihar is backward state of the country. It is characterized by the regional disparities of the level of development. तो B है इसका सही आंसर, ठीक है। ये अभी पूछेगा नहीं इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। As per the Planning Commission report of 2099 and 2000, the highest percentage of people living below the, ये बिहार ही होगा शायद, सी अच्छा उड़ीसा है। The Planning Commission has updated recently the poverty estimate of the year, अभी ये सब मत देख रखिए, 12 में अपडेट किया। हाँ, इससे पैटर्न पता चल रहा है कि प्लानिंग कमीशन जो अपडेट करेगा ना पॉवर्टी एस्टिमेशन, वहां से क्वेश्चन जरूर आता है, तो वो चीज़ याद रखना 15%, क्योंकि ये पुराने फैक्ट्स हैं, तो ये मुझे नहीं लगता ये पूछेगा, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। So poverty ratio based on the methodology adopted by Dr. C. Rangarajan expert committee was incorrect for the state for the year 2011 in relation to the population of the state of All India 29%। कौन सा सही गलत है? छत्तीसगढ़ 37.9%, ये गलत है इसमें, ठीक है। Which of the following state has the minimum percentage of population below poverty line? किसमें है? हिमाचल प्रदेश में सबसे मिनिमम। The minimum percentage of population below the poverty line is recorded in D. गोवा। 2010 का डाटा के हिसाब से, अभी मत देखो क्योंकि डाटा फैक्ट चेंज हो चुके होंगे, इसलिए मैं इसको डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। जो रिसेंटली के हैं उसे करंट अफेयर के थ्रू आपके कवर हो ही जाएंगे वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, और वो है केरला, ठीक है। अभी हम लोग ऐसा करते हैं ना, अभी 52nd क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, तो अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना चालू करते हैं। नहीं ठीक है, यहाँ से ही रखते हैं, ऐसे ही करते हैं। According to the report of the World Bank, more than 50% poor in India live in these 4 states. So Bihar, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। ये भी अभी नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत पुराने फैक्ट्स हैं। फॉर बिहार 1993 1994 द प्लानिंग कमीशन एस्टिमेटेड, ये भी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी देख लो 55% बोला था परसेंटेज बिलो द पॉवर्टी लाइन। मध्य प्रदेश इज कॉल्ड इथोपिया ऑफ इंडिया एंड इट्स हॉलमार्क्स एक्सेसिव इन्फेंट मॉर्टेलिटी एंड मॉल न्यूट्रिशन। क्या है इसका आंसर? ए, बिल्कुल दोनों सही है। तो मध्य प्रदेश इज कॉल्ड इथोपिया ऑफ इंडिया, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखो कि मध्य प्रदेश को, एमपी को इथोपिया ऑफ इंडिया बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड इथोपिया ऑफ इंडिया, फिर देखो रिपीट हुआ, एमपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथड टू इरेडिकेट पॉवर्टी, ऑल ऑफ द, ऐसे कोई मैथड पूछ लेना और उसमें ऑप्शन दिया हो ऑल ऑफ द, तो मोस्टली वही एक सही आंसर होता है। Recently, there is no clear picture about the extent of poverty in India, and because there have been major shift in the strategy of poverty eradication program। बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट ये सही रीजन नहीं है इसको एक्सप्लेन करने का। ये डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज के बारे में, ये पॉवर्टी में क्वेश्चन पुट अप किया गया है, लेकिन ये इसका आंसर है नहीं, मतलब डिफरेंट टॉपिक का है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो इसमें द मेन फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRDA इज हेल्प टू रिड्यूस द पॉवर्टी, reducing the poverty in rural India, and these agencies ensure inter-regional and interdepartmental coordination cooperation for affecting the implementation of poverty. Next question, consider the following statement regarding the public distribution PDS system। PDM सिस्टम पे आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है बी, द फर्स्ट और सेकंड। फूड सब्सिडी इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, गलत, तो ये गलत है। इट वाज स्टार्टेड एज ए प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम, सही है, और ये फर्स्ट वाला भी सही था। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एम्ड एट ऑल ऑफ द, जी देखिए ये अगर दिया है तो मोस्टली सही होता है, ये MPPC से पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज मेंट फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन रूरल एरिया, कौन से प्रोग्राम? डी, ऑल ऑफ द दिए थे ना, फिर वही हो गया आंसर।
तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही होता है। मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाई, ये पुराने फैक्ट्स हैं तो ये मुझे नहीं लगता कि अब ये पूछेगा। सी है, याद रखो भाई। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटल टाटा ट्रस्ट। United Nations Development Program UNDP has identified following categories of poverty. Which one is correct? C. Both A and B. Income poverty and human poverty. Human Poverty Index was introduced in the Human Development Report of the year by 1997। ये IS में भी आ चुका है 1998, बहुत पुराना था क्योंकि उसी साल ये चीज़ डेवलपमेंट हुआ था। तो करंट अफेयर के बेसिस पे क्वेश्चन था। तो यही होता है भाई करंट अफेयर क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। So the Human Development Report of 1997 introduced the concept of Human Poverty Index, but Human Development Report replaced it with Multi-Dimensional Poverty Index। कब हुआ था? 2010 में ये हुआ है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आपको समझना है तो मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ सबसे इजीएस्ट वे में, ठीक है। मान लो एक आदमी है, मतलब मैं ही मान लो अनुराग है, जिसका इनकम 10,000 है मंथली। ये भाई साहब 10,000 कमाते हैं और उस देश में, भारत उस देश में बोला गया है कि जो 9,000 रुपये पॉवर्टी लाइन है, मतलब कि जो इससे कम खर्चा करेगा, ठीक है, जो इससे कम खर्चा करेगा वो गरीब माना जाएगा। तो ए भाई साहब 10,000 कमाते हैं तो क्या ये पॉवर्टी लाइन के अंदर आएंगे? नहीं। ज़्यादा कमा रहे हैं तो ये गरीब तो नहीं माने जाएंगे। लेकिन 10,000 है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये लकड़ी पे खाना बना रहे हैं। जो इनकी कुकिंग है वो वुड पे हो रही है। क्यों? एलपीजी क्यों ये नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं? वे तो भाई बीपीएल के ऊपर आ रहे हैं, तो एलपीजी तो ले ही सकते हैं। एलपीजी इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि जिस एरिया में ये रहते हैं भाई साहब, वहाँ पे एलपीजी की सप्लाई ही नहीं है, वहाँ पे उस चीज़ की सर्विसेज ही नहीं है। तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि पॉवर्टी लाइन में नहीं आ रहा था, इसी को सॉल्व करने के लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन बनाया गया। इसमें 10 इंडिकेटर हैं जो यूएनडीपी ने बनाया है, और जो इंडिया के नीति आयोग ने बनाया है उसमें 12 इंडिकेटर्स हैं। 2 एडिशनल हैं, एक तो मैटरनल हेल्थ है और दूसरा एक बैंक अकाउंट है, ठीक है। याद हो गया मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1997। एमपीआई कब इंट्रोड्यूस, कितने इंडिकेटर हैं? 10। मैंने भी बताया था आप लोगों को, ये इसलिए पूछा भी है। यूएनडीपी 10 इंडिकेटर है, अगर नीति आयोग द्वारा पूछेगा तो उसमें 12 इंडिकेटर है, याद रखना। ये इंडिकेटर देख सकते हो। हेल्थ में है चाइल्ड मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशन। एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 10 इंडिकेटर हो जाएंगे। फिर वही पूछा है, ये आपको इंडिकेटर याद होने चाहिए, क्वेश्चन आते हैं इस पर, ये याद रख लो, याद कर लो इसको। तो द एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंक्लूड हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। बिल्कुल सही, तीनों स्टेटमेंट सही होंगे। नेक्स्ट आंसर आते हैं, विच क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द मोस्ट सुटेबल एसेस द इंटेंसिटी ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया। तो वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी यूएनडीपी। ये डेप्रीविएशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एसेट एंड सर्विसेज एट हाउस होल्ड लेवल, ठीक है, सही बात की गई है, फर्स्ट सही है। परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ, नहीं यार ये कहाँ पीपीआई। एक्सटेंट ऑफ फिजिकल डेफिसिट, अरे एमपीआई से इससे क्या मतलब है, गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 72nd, according to the STR 2013, the percentage of population suffering from multi-dimensional poverty line is 53.7%. To know whether the rich are getting richer, the poor are getting poorer, it is necessary to compare B, ठीक है, B. To know whether the rich are getting richer and the poor getting the poorer, it is necessary to compare the distribution of the, तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। 74th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। तो इस चारों ऑप्शन को देखो और सोचो कि इसमें से कौन से नहीं हो सकते हैं। तो इनएडिक्वेट ग्रोथ रेट हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है भाई, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से और गरीबी में क्या अंतर है? इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने को बोलते तो हो सकता था कि हाँ किसी का पॉवर्टी गरीबी कम होगी, लेकिन इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो ये नॉट करेक्ट है, ठीक है। 75th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज social indicator of poverty. So less number of mean of transport. The aim of differential interest scheme was to provide concessional loan to the weaker section of society. Recently, the government of India has approved the proposal of providing loan to the women self health group FSG rate of 7%. ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कितने परसेंटेज पे? 7 यूपीपीसीएस के 2014 के मेंस में पूछा भी गया है। So next question देखते हैं। Who among the following has been chosen the Hoover Medal in March 2009? ये तो एपीजे अब्दुल कलाम याद रखो, लेकिन ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है।
विच अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप? तो एमडी यूनुस इन्होंने दिया है ये चीज़, ये याद रखो। सेल्फ हेल्प ग्रुप का आइडिया किसने दिया था पॉवर्टी एलिवेशन के लिए? यूनुस साहब ने दिया है, ठीक है। द सार्क ministerial conference on poverty alleviation was held in Islamabad. The main features of Indian social structure are फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉवर्टी नहीं है। तो रूरल सोसाइटी, द कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी, मल्टी cultural are the main feature of Indian social structures, while poverty is part of socio-economic structure. With the reference to the Indian economy after the 1991, the following liberalization considered the following statement. क्या क्या statement है चलो देख लो। Worker productivity increase in the urban area while it decrease, गलत है, ये भी गलत है। थर्ड सही है, फोर्थ सही है। द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, सही बात है। तो रूरल, ये अभी पूछेगा नहीं, इसको मत ही ध्यान रखो, उतना ये आएगा नहीं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो लेटेस्ट न्यूज़ पे ही आएगा। आप लोग जो करंट अफेयर पढ़ोगे वहाँ से ही ये क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। बस इतना याद रखना कि पॉवर्टी के जो भी एस्टिमेट डाटा आता है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता जरूर है, तो वो आप लोग देखते चलना। और वो भी ये वैसे भी ये क्वेश्चन जो है आईएएस में आया था। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हैज जनरली बीन of the order of 2% annum. Unemployment problem led to the poverty because people living below poverty line increases. Name the Indian state which has the maximum percentage of educated employed person, that is Kerala. इसमें क्या ही explain करूँ? Educated unemployment increases with the high rate of economic growth. ठीक है, because it happen only when there is a lack of professional education. सही है दोनों, तो कभी कभी extreme words सही भी होते हैं। विद हाई रेट ऑफ ग्रोथ, ये चलो इसको देख लेना, पढ़ लेना पॉज करके, भी 2018 का रिपोर्ट था, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन रिपीट करेगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू assumption, नंबर 1 and 2 are given. You have to consider the statement and the assumptions and decide which of the assumptions follows from the statement. Unemployment allowance should be given to all unemployment Indian youth have above the 18-year age. Unemployed youth in India need monetary support. The government has sufficient fund to provide allowances to all unemployment youth. ये स्टेटमेंट तुरंत गलत मार दो भाई, ये हो ही नहीं सकता कि सारे गरीब, सारे अनएम्प्लॉयमेंट को अलाउंसेस देते। सो करेक्ट आंसर भी है फर्स्ट वन। रूट ऑफ अर्बन पॉवर्टी लाइज इन द रूरल एरिया बिकॉज लेवल ऑफ एजुकेशन इज नॉर्मली लो इन रूरल एरिया, सही बात है। एज पर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल्स पर 1000, ये नए डाटा से देख लेना, वैसे अगर इसमें देखना तो सी है इसका करेक्ट सीक्वेंस, मतलब पहले ये है डी, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, वेस्ट बंगाल, आसाम, नागालैंड, मेघालय। सो मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल। इंडिया में मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो स्ट्रक्चरल है, ठीक है। अभी ये अनएम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन आने लगे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन चलो देख ही लो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट से उतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन लेबर इज जीरो। So the term disguised unemployment commonly refer to a situation of unemployment with surplus manpower in which some worker have zero marginal productivity, change in output resulting due to the employing। मान लो एक ये फील्ड है, इसमें 2 लोग काम कर रहे हैं और मैक्सिमम है ये, यहाँ पे अगर एक और हम लोग लेबर को लेकर आते हैं तो प्रोडक्टिविटी इसकी इंक्रीज नहीं होगी। 2 किलो प्रोड्यूस हो रहा था तब भी जब 2 लोग काम कर रहे थे, और जब 3 लोग काम करना चालू किए तो भी 2 ही किलो प्रोड्यूस हो रहे थे, तो उसी को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर से पूछा गया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रिफर टू, यही है disguised unemployment C, marginal productivity is zero. In India disguised unemployment is comprised of, सॉरी मतलब ये इसी पे क्वेश्चन पूछ रहा है, unemployment disguised प्राइमरी सेक्टर, भाई ये एग्रीकल्चर में ही होगा ना। इन इंडिया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अरे भाई सारे क्वेश्चन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट पढ़ के बस चले जाना। डी फर्स्ट और सेकंड एग्रीकल्चरल में है, और मैन्युफैक्चरिंग और अर्बन में कहाँ ये आ जाएगा भाई। The number of person who remained unemployed for a major part of the year is called usual status unemployed. Yeah, I think this is the last page. Yes. Which of the following methods is not used by NSSO for the measurement of unemployment in India? Currently monthly status ये use नहीं करता है NSSO calculate करने के लिए। In which one of the following collects and publishes the unemployment? NSSO करता है। And the growth rate of which one of the following sector has very low employment elasticity? Mixed farming. Which one of the following is not responsible for unemployment growth of per capita income?
ये लास्ट पेज है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। अकॉर्डिंग टू द एनएसएस 61st राउंड डाटा अनएम्प्लॉयमेंट एट द रेट ऑफ 8%, ठीक है। अभी ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्ट्स, अगर आप लोग को यहाँ से देखना हो ना कुछ, ये मेरे यूपीएससी के जो नोट्स मैंने बनाए थे वहाँ से कुछ फैक्ट्स हैं, तो ये देखते जाओ। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है पता ही है, हम लोग ने समझ लिया है। डिप्रीवेशन बेसिक नेसेसिटी में जो आपको बेसिक नेसेसिटी नहीं पूरी होती है, कपड़ा मकान घर, उसे एब्सोल्यूट रिलेटिव मतलब इसी से रिलेट करके जब देखते हैं। पॉवर्टी लाइन एक लाइन जिससे नीचे जो भी मान लो 100 रुपया पर डे अगर नहीं खर्च कर पा रहे तो गरीब, वही पॉवर्टी लाइन है। इसके नीचे जितने भी लोग आएंगे उन्हें हेड काउंट रेशियो में दिया जाता है। अभी इसका आप लोग नोट्स बनाना चाहते हो एवोल्यूशन का तो बना दो। भारत के आज़ाद होने से पहले पहली कमेटी जो बनी थी दादा भाई नरोजी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने बनाया। सेकंड था नेशनल प्लानिंग कमेटी और थर्ड है बॉम्बे प्लान ऑफ 1944। दांडेकर रथ 1971, इन्होंने कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन बनाया था। वाई के अलग 1979 2400-2100 इन्होंने दिया और इन्होंने बाइफर्केट किया था पॉवर्टी लाइन को बेस्ड ऑन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड और बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट 2400-2100 में। फिर लकड़ा वाला आया 1993 में, इन्होंने स्टेट वाइज कर दिया। तेंदुलकर ने 2009 में आया और ये ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन भी माना जाता है। रंगराजन फिर आए, इन्होंने 33 रूरल और 47 इन्होंने शहर को बोला था, ठीक है। फैक्ट, कल्चरल पॉवर्टी ऑस्कर लेविस ने बोला है। कंसेप्ट ऑफ वीसीएस साइकिल ऑफ पॉवर्टी कॉल्ड नर्कस, ये 1995 में यूएनओ एडॉप्टेड ए डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, सही है। वॉक, वर्ल्ड बैंक रिवाइज्ड द ग्लोबल पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन 2021 और वो था $3 पर डे। भारत के एमपीआई में मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 12 इंडिकेटर्स हैं डेवलप्ड बाय नीति आयोग अल्कायर फोस्टर मेथोडोलॉजी को यूज़ करके। और फिर एमपीआई में ये 10 इंडिकेटर है, हमने ये पहले भी देख रखा है। बस खत्म हो गया। ये 3 कमेटी है जिससे एसआर हसीमा कमेटी 2012 में पूछ चुका है। तो सक्सेना कमेटी याद रखो, ये रूरल में आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा गया था। सो हम लोग अभी डन कर चुके हैं। होप आपको पॉवर्टी के जितने भी क्वेश्चन हमने 104 क्वेश्चन किए हैं, 105 क्वेश्चन, इसे आप लोग बार बार देखिए, रिवाइज करिए। जो भी क्वेश्चन आएंगे इधर से ही आएंगे और पॉवर्टी बहुत ही सिंपल टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जो भी होंगे वो डाटा के बेस पे आते हैं, तो उसे आप लोग याद रखिएगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हम लोग पावर इकोनॉमिक्स किस टॉपिक पे बनाएं या कौन सा सब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट चालू करें हम लोग, उस पर आप लोग कमेंट कर सकते हो, वो हम लोग सब्जेक्ट चालू करेंगे। और होप करते हैं, इसमें उम्मीद करते हैं 10 लाइक का, ठीक है। 10 लाइक आएगा तो मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। सेकंड पार्ट में इकोनॉमिक्स के घटना चक्र के कोई सेकंड टॉपिक को हम लोग उसको लेकर और सारे पीवाईक्यू उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू, जय हिंद।